हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस यूट्यूब चैनल। और दो अमेरिकन दोस्त अपने छुट्टियां बिताने के लिए समुद्र के बीच एक आइलैंड में जा ही रहे थे कि बीच समुद्र में ही वे लोग रास्ता भटक गए और उनके बोट का मोटर भी बंद पड़ गया। अब समुद्र की उठती तेज लहरें उन्हें एक ऐसे आइलैंड की ओर ले गई जहां बड़े बड़े चट्टानों के अलावा कुछ भी नहीं था। क्या वो दोनों उस वीरान आइलैंड से जिंदा बाहर निकल पाए या फिर वहीं पर अपना दम तोड़ दिए? आखिर क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दो अमेरिकन दोस्त जोसेफ रेंगल और लोरेंजो मैड्रिड, इन दोनों का उम्र लगभग 50 के आसपास था और उन्हें ऑफिस से करीब 5 दिनों का छुट्टी मिला हुआ था। इन छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए उन्होंने समुद्र में फिशिंग करने का प्लान बनाया। 22 सितंबर साल 2000 सुबह के करीब 8:30 बजे वे दोनों समुद्र तट में पहुंच गए, जहां उन्होंने एक मैक्सिकन नाविक के साथ अपने सफर का शुरुआत किया। दरअसल उनका प्लान था कि वे मछली पकड़ते हुए एक आइलैंड पर जाकर अपने छुट्टियों का एंजॉय करेंगे, इसलिए खाने पीने की चीजों के साथ साथ कुछ ड्रिंक्स की बोतलें भी रखे हुए थे। दोनों दोस्त बड़े ही प्यार से मछलियों को पकड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे और दोपहर तक दोनों ने ढेर सारी मछलियों को पकड़ लिया। अब वे जल्द से जल्द किसी आइलैंड पर पहुंचकर इन मछलियों को पकाकर खाना चाहते थे, पर अभी तक कोई भी आइलैंड दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही घंटों बाद उन्हें एक आइलैंड दिखाई दिया, पर नाविक उस आइलैंड पर जाने से मना करने लगा। दरअसल वे दोनों जिस मकसद से इस ट्रिप में आए हुए थे उनके मुताबिक वहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला था, इसलिए वो नाविक उस आइलैंड पर नहीं ले जा रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर कोई भी इंसान आता जाता नहीं है। अब उन दोनों ने भी उनके बातों को मान लिया और शाम होने से पहले किसी दूसरे आइलैंड में ले जाने को कहा। दूसरे आइलैंड का तो पता नहीं, लेकिन दूसरे आइलैंड पहुँचने से पहले ही रात हो गई और कम रोशनी होने की वजह से आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन नाविक के बताए अनुसार इतने देर में हमें कोई दूसरा आइलैंड मिल जाना चाहिए था, पर इतने रात गुजरने के बाद भी अभी तक दूसरा आइलैंड दिखा ही नहीं पड़ा था, जिसका साफ मतलब निकल रहा था कि शायद नाविक रास्ता भटक चुका है। और ये सब उसके चेहरे के हाव भाव से पता चल रहा था, पर शायद नाविक हमें बताना नहीं चाह रहा था। अब उन दोनों को डर लगने लगा कि पता नहीं कब हम उस आइलैंड तक पहुँचेंगे या फिर पूरी रात हमें इसी बोट में बिताना पड़ेगा। वो दोनों ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक से उनके बोट का मोटर बंद पड़ गया। अब उनके अंदर और भी ज्यादा डर बैठ गया कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। हालांकि बोट स्पीड की वजह से कुछ दूरी तक चला और धीरे धीरे बोट का स्पीड कम होने लगा। तभी कुछ ही दूरी पर उन्हें एक आइलैंड दिखाई दिया, लेकिन वो आइलैंड भी उससे काफी ज्यादा दूर था और समुद्र की लहरें भी तेज चल रही थी। ऐसे में बोट को किनारे तक ले जाना बेहद ही मुश्किल लग रहा था। फिर भी किसी तरह बोट को आइलैंड के करीब ले जाने की कोशिश करने लगे। अभी बोट आइलैंड से कुछ ही फीट दूर था कि एक जोरदार लहर ने उसके बोट को एक चट्टान से टकरा दिया। टक्कर इतना जोरदार था कि उसमें बैठे तीनों लोग बोट से नीचे पानी में गिर गए। साथ ही खाने पीने का बॉक्स भी नीचे गिर गया, पर किसी तरह उन्होंने उस बॉक्स को संभाल लिया। अभी वे सभी किनारे से ज्यादा दूर नहीं गिरे थे, इसलिए वो सभी तैरकर आइलैंड पर चले गए और अपने साथ खाने पीने का बॉक्स भी लेते गए। पानी में भीगने से उन्हें ठंड लगने लगा। हम सभी को पता है कि समुद्र का पानी कितना ठंडा होता है, खास करके रात के वक्त। इसलिए आइलैंड पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने आग को जलाया और खुद को गर्म करने लगे। इस दौरान वे लोग बोट को तो भूल ही चुके थे कि आखिर टक्कर के बाद बोट कहाँ गई होगी। फिलहाल इस वक्त इन तीनों का ध्यान बोट की ओर नहीं था। अब उन सभी ने बॉक्स से खाना निकालकर खा पी कर वहीं पर सो गए। अगली सुबह जब नींद खुला तो सबसे पहले समुद्र की तरफ बोट को देखने की कोशिश करने लगे, पर दूर दूर तक बोट का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अभी जिस आइलैंड में वे लोग मौजूद थे, इस आइलैंड के बारे में उस नाविक को भी पता नहीं था। वो भी पहली बार इस आइलैंड पर पहुंचा था। वो जिस आइलैंड में ले जाने का प्लान बनाया हुआ था शायद वो पीछे ही छूट गया होगा। रात के वक्त शायद वो आइलैंड दिखाई ही नहीं दिया और हम लोग उसके आगे निकल गए। फिलहाल जिस आइलैंड में वे तीनों फंसे हुए थे, उस आइलैंड में चारों तरफ बस चट्टान ही चट्टान मौजूद थे। एक भी पेड़ पौधे नजर नहीं आ रहा था। अब वे लोग इस सोच में पड़ गए कि आखिर बिना बोट के यहाँ से कैसे निकला जाए। इसी सोच के साथ वे लोग आइलैंड से बाहर निकलने के लिए कुछ चीजों को खोजने लगे। ये आइलैंड बेहद ही छोटा था, इसलिए वे लोग खोजते खोजते आइलैंड
के दूसरे छोर में चले गए जहां उन्हें अपना बोट दिखाई दिया, लेकिन टक्कर की वजह से बोट थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका था और उसके अंदर पानी भरा हुआ था। उन्हें लगा कि शायद यही बोट हमें यहाँ से बाहर निकालने में मदद कर सकती है, लेकिन बिना इंजन के यहाँ से बाहर निकल पाना बेहद ही मुश्किल था, क्योंकि यहाँ तक आने में उन्हें पूरा दिन लग गया था, जबकि उस वक्त इंजन काम भी कर रहा था और बिना इंजन के समुद्र की लहरें उन्हें कहाँ ले जाएगी ये किसी को भी पता नहीं था। लेकिन इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए उन्होंने इसी बोट से बाहर निकलने का फैसला किया और बोट के अंदर भरे पानी को बाहर निकालने लगे। कुछ ही घंटों में बोट से पानी को बाहर निकाल लिया और दो बड़े डंटों की सहायता से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में लग गए। करीब 1 से 2 घंटों में वे लोग आइलैंड से काफी दूर निकल चुके थे। देख के ऐसा लग रहा था कि मानो वे लोग इसी तरह समुद्र को पार कर लेंगे, पर समुद्र कब अपना रूप दिखा दे ये किसी को नहीं पता। फिर भी हिम्मत करके वे लोग बोट को आगे की ओर ले जा रहे थे। कुछ ही घंटों बाद दूर उन्हें एक छोटा सा शिप दिखाई दिया। वे सभी जोर जोर से आवाजें लगाकर अपनी ओर इशारा करने लगे, पर शायद वहां तक आवाज नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए वो शिप बिना मुड़े ही अपने रास्ते से निकल गया। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था ठीक वैसे ही नाव चलाते चलाते उन सभी का हाथ भी दुख रहा था। कुछ ही घंटों में शाम हो गया और देखते ही देखते रात हो गई। रात के वक्त वे सभी थक हार कर बोट में ही सो गए। अब बोट लहरों के बीच तैरने लगा। कुछ ही घंटों बाद लहरों के तेज आवाज ने उन्हें नींद से जगा दिया। देखा तो एक बार फिर से आइलैंड के नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन इस बार लहरें बोट को किसी चट्टान से टक्कर मारती उससे पहले उन सब ने बोट को टक्कर होने से बचा लिया। दरअसल ये लोग जिस आइलैंड को छोड़कर गए थे एक बार फिर से वापस उसी आइलैंड में पहुंच गए। इस रात भी उन्होंने उसी आइलैंड में रात बिताया। अगली सुबह उन्हें फिर से बाहर निकलने का हिम्मत नहीं हो रहा था, क्योंकि अब उन्हें अंदाजा हो चुका था कि हम इस बोट से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए हमें रेस्क्यू टीम या फिर किसी और बोट के आने का इंतजार करना होगा। पर पता नहीं कि आखिर हमें कितने दिनों तक इंतजार करना होगा। लोरेंजो जो उन सबसे ज्यादा मोटा था, उसे ब्लड प्रेशर तथा शुगर जैसी बीमारियां थी और ये सब वो अपने दोस्तों से छिपा रहा था, जो आगे चलकर उसे यही बीमारी उसे परेशान करने वाला था। इस आइलैंड में फंसे उन्हें 3 दिन बीत चुका था और अब धीरे धीरे खाना पानी भी कम हो रहा था। दरअसल उनका प्लान सिर्फ 5 दिनों का ही था और 3 दिन तो ऐसे ही बीत चुका था, इसलिए अब उन सब ने खाना पानी की तलाश में आइलैंड के चारों तरफ घूमने लगे। लेकिन जैसा कि पहले ही हम बता चुके हैं कि इस आइलैंड में चट्टानों के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है, इसलिए उन्हें खाने पीने की चीजें कुछ भी नहीं मिला। इसी तरह घूमते घूमते ये दिन भी गुजर गया। रात हुआ, आग जलाकर थोड़ा बहुत खाना खा पी कर सो गए। चौथे दिन भी वे लोग उठकर हर दिन की तरह आइलैंड के चारों तरफ घूमने लगे, लेकिन बाकी दिनों की अपेक्षा लोरेंजो को चलने में प्रॉब्लम हो रहा था, पर वो हिम्मत करके सबके साथ चलता ही जा रहा था। चलते चलते वे लोग आइलैंड के ऐसे जगह पहुंच गए जिसके आगे पानी था, उसके बाद बाकी का आइलैंड। अगर वे लोग इस पानी को पार नहीं करेंगे तो वापस उसी रास्ते से लौटना होगा जिस रास्ते से वे लोग आए हुए थे। 3 दिनों के सफर में वे लोग अभी तक इस जगह पर नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए उन्हें लगा कि शायद हमें वहां पर कुछ मिल जाए। इसी उम्मीद लिए नाविक फौरन पानी में कूद गया और दूसरे छोर पर चला गया, लेकिन सबसे ज्यादा डर लोरेंजो को था। इसके बावजूद वो पानी में कूद गया, लेकिन उसे चट्टान में चढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा था। लोरेंजो को मदद करने के लिए जोसेफ भी पानी में कूद गया। इससे पहले कि जोसेफ वहां तक पहुंच पाता, लोरेंजो चट्टान के ऊपर चढ़ गया। कुछ पल के लिए तो नाविक लोरेंजो को देखकर डर गया कि कहीं ये लहर उसे डुबा न दे। वहाँ भी उन्हें खाने पीने का कोई भी सामान नहीं मिला और घूमते घूमते रात हो गया। चौथी रात उन्होंने वहीं पर रात गुजारा। सुबह हुआ और एक बार फिर से चलना शुरू किया। 1 से 2 घंटे चलने के बाद लोरेंजो को पैरों में दर्द होने लगा। अब उससे जरा सा भी चला नहीं जा रहा था, इसलिए वो वहीं पर बैठ गया और अपने साथियों को आगे चलने को कहा, पर उनके साथी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाह रहे थे और उन्हें भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए दूसरी तरकीब खोजने लगे। आइलैंड में ही वे लोग इधर उधर से लकड़ी के ढेर सारे पीस जमा किए। ये सभी लकड़ी शायद किसी दूसरे जहाज के होंगे जो बहकर इस आइलैंड में आ गया होगा। उन लकड़ियों को जमा करके एक छोटा सा राफ्ट बना दिया, जिसके ऊपर लोरेंजो को लिटा दिया और अब वे लोग पानी के रास्ते आगे बढ़ने लगे। इससे लोरेंजो सभी के साथ थे और आगे भी बढ़ रहे थे। अब यही उन तीनों का डेली का रूटीन बन गया। दिन भर आइलैंड का चक्कर लगाना, रात में चट्टान के बगल आग जलाकर सो जाना। इसी तरह करीब 8 से 10 दिन गुजर गए। उधर उनके फैमिली वाले उनके वापस नहीं लौटने की वजह से रेस्क्यू टीम को उन्हें खोजने के लिए भेज दिए। 2 से 3 दिन लगातार खोजबीन करने के बाद भी जब उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चल सका तो उनके परिवार वालों ने उन्हें मरा हुआ मान
लिया, लेकिन अभी भी वे लोग जिंदा थे और जिंदगी बचाने के लिए आइलैंड में किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। हर दिन की तरह 10वें दिन भी वे लोग आइलैंड का चक्कर लगा रहे थे। रास्ते में मिलने वाले कीड़े मकोड़ों को जोसेफ और नाविक खा जा रहे थे, लेकिन लोरेंजो बिल्कुल भी कुछ खा पी नहीं रहा था, मानो अब वो बचने का उम्मीद ही खो चुका हो। इसके बावजूद जोसेफ उसे भरोसा दे रहा था कि हमें बचाने जरूर कोई ना कोई आएगा, तब तक हमें खुद को जिंदा रखना होगा। इसी तरह ये दिन भी गुजर गया। रात को जब जोसेफ आग जलाने की कोशिश कर रहा था तो लाइटर काम ही नहीं कर रहा था। शायद अब लाइटर खराब हो चुका था। बाकी दिन तो आग की वजह से वे लोग ठंड से बच जा रहे थे, लेकिन बिना आग की वजह से सभी को ठंड लगने लगा। हालांकि बाकी रात की तरह किसी तरह इस रात को भी गुजार लिया, लेकिन लगातार पानी में रहने की वजह से उन तीनों को हाइपोथर्मिया हो गया। लेकिन अभी भी वे लोग हार नहीं माने थे और लगातार जीने की आस लिए जिंदगी से लड़ रहे थे। इसी तरह करीब 11 दिन बीत गया। 12वें दिन जब वे लोग आइलैंड का चक्कर लगा रहे थे तो लोरेंजो बार बार सो रहा था, जबकि पिछली रात सभी आराम से सोए थे। जोसेफ इसके बारे में लोरेंजो से पूछने लगा, पर उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया। इस नींद में उसका चश्मा पानी में गिर गया। अब लोरेंजो दोनों को चश्मा खोजने के लिए बोलने लगा, पर वे लोग लोरेंजो को समझाने लगे कि अब चश्मा नहीं मिलने वाला, पर वो लगातार जिद करने लगा। शायद ये सब उनका ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा था, पर इसके बारे में अभी तक उन्होंने किसी से नहीं बताया था। लोरेंजो को राफ्ट में बैठे बैठे ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए लोरेंजो ने अपने दोस्त को ऊपर आने को कहा और खुद पीछे से राफ्ट को धक्का देने लगे। कुछ देर तक तो लोरेंजो राफ्ट को धक्का दे रहा था, लेकिन पीछे रहने की वजह से किसी को पता ही नहीं चला कि लोरेंजो के साथ क्या हो रहा था। जब कुछ समय बाद पीछे हलचल होना बंद हो गया, तब उसका दोस्त पीछे मुड़कर देखा तो लोरेंजो पानी में तैर रहा था। दोनों लोग उसे उठाकर आइलैंड के किनारे ले गए और उसे जगाने की कोशिश करने लगे, पर वो नहीं उठ रहा था। उनके दोस्त को लगा कि शायद पानी में वो बेहोश हो गया होगा, पर वास्तव में वो दुनिया को अलविदा कह चुका था। आखिर लोरेंजो का शरीर कब तक उसका साथ देता, जबकि वो पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर तथा शुगर जैसे बीमारियों का शिकार था। ऐसे में उन्हें ना तो ठीक से खाना मिल पा रहा था और ना ही ठीक से आराम। उन्हें यहाँ पर फंसे 12 दिन बीत चुके थे। इन 12 दिनों में उन्होंने कई सारे परेशानियों का सामना किया, पर वो आखिरी समय तक किसी को अपने बीमारी के बारे में नहीं बताया और फाइनली 12वें दिन वो दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। अगली सुबह 13वें दिन लोरेंजो को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले जोसेफ ने लोरेंजो से वादा किया कि अगर हम यहाँ से जिंदा बाहर निकलने में कामयाब रहे तो तुम्हें लेने वापस जरूर आएंगे। अभी वे दोनों आइलैंड से कुछ ही दूर गए थे कि दूर उन्हें एक बोट आता हुआ दिखाई दिया। शायद ये आखिरी मौका था यहाँ से बाहर निकलने का। अगर इस बार यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए तो हो सकता है कि अगला बोट आने तक हम लोग जिंदा रह पाएंगे भी या नहीं। इसलिए इस बार दोनों पूरे जोश के साथ बोट की ओर आवाजें लगाने लगे और वो बोट आइलैंड के करीब आने लगा। कुछ ही मिनटों में बोट आइलैंड में पहुंच गया। तब उन्हें पता चला कि ये लोग भी मछुआरे हैं और यहाँ मछली पकड़ने के लिए आ रहे थे। इन्हीं मछुआरों के द्वारा उन्हें बचा लिया गया, साथ ही लोरेंजो के डेड बॉडी को भी ले जाया गया। तो ये थी कहानी अमेरिका के दो दोस्त की कहानी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।